फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये लास्ट टॉपिक बचा है, उसके बाद एक दो फॉर्मूले, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। हाँ, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन, ध्यान से देखो बोर्ड पर। ओके, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे सभी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसको होने के लिए सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। जनरली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो ज़ीरो ऑर्डर होते हैं, बट ऐसा हर फोटोकेमिकल रिएक्शन पर नहीं लगता, मोस्ट ऑफ ज़ीरो ऑर्डर होते हैं। ठीक है, और कोई भी रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करने के लिए एक फोटोन एनर्जी कंज्यूम करता है। ठीक है, तो फोटोन क्या है? एक्चुअली में फोटोन है एनर्जी के बंडल। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो सनलाइट है वो उसको हमने माना है कि वो पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। ठीक है, तो अगर सनलाइट का हम पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम किसके फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं? फोटोन के फॉर्म में। फोटोन मतलब होता है सन की एनर्जीज के बंडल। मतलब सन जो है अर्थ तक कैसे आता है, जैसे लकड़ी के गट्ठर होते हैं ना, वैसे ही एनर्जी के बंडल्स के फॉर्म में आता है और उन्हीं बंडल्स को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, और एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है? तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी और उस पर लगने वाले प्लैंक कांस्टेंट के मल्टीपल के बराबर होती है। मतलब वन फोटोन इक्वल्स टू हम HV लिख सकते हैं। H फॉर प्लैंक कांस्टेंट और V मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है वो सारे रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर? अब अगर मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूँ फोटोकेमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल की, तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। विदाउट सनलाइट नहीं होगा ना, तो फोटोसिंथेसिस भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होता है। इसके अलावा अगर हम H2 को Cl2 से ऐड कर रहे हैं तो ये रिएक्शन भी इन प्रेजेंट ऑफ सनलाइट हो सकता है या इन प्रेजेंट ऑफ फोटोन हो सकता है। इसके अलावा कौन सा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अटैच होती है किससे? वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस ब्रीफली पढ़ा ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? स्टोमेटा ऑफ लीफ से, और पानी कहाँ से आता है? रूट ऑफ प्लांट से। ठीक है, तो इन दोनों को जब आपस में अटैच होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो ये क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। और हमारा बेसिक फूड क्या होता है? ग्लूकोज होता है, जो कि क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी कैसा रिएक्शन है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। आप लोगों के फिजिक्स में भी एक चैप्टर है जिसमें आपको आँखों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम कोई चीज़ देख रहे हैं, जैसे आप लोग मुझे देख पा रहे हो या मैं आप लोगों को देख पा रही हूँ, हम कोई भी चीज़ जब हमारा जो विज़न है कैसे काम करता है, तो भी वो एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू काम करता है। जैसे कोई चीज़ पर सनलाइट पड़ती है फिर हम उसको देख सकते हैं, तो विज़न भी जो हो गया वो कैसा रिएक्शन हो गया? फोटोकेमिकल रिएक्शन। अगर विज़न को रिएक्शन ना कहना चाहो तो क्या कह सकते हो? प्रोसेस कह सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये कलर वाइट क्यों दिख रहा है, तो ये जो विजिबल रेज है उसमें से आने वाली 7 की 7 रेज को क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। तो कोई ऐसा कपड़ा या कोई ऐसा सामान जो 7 के 7 कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है उसका कलर वाइट दिखता है। अगर वो 7 के 7 कलर ऑब्जर्व कर लेता है तो उसका कलर ब्लैक दिखता है। और अगर वो एक या दो कलर ऑब्जर्व करके जितना रिफ्लेक्ट कर देता है या सारे ऑब्जेक्ट एब्जॉर्व करके जितना रिफ्लेक्ट कर देता है हमको उतने ही कलर दिखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको रेड कलर दिख रहा है किसी भी कंपोनेंट का, तो वो कैसे दिखेगा? वो बाकी के 6 कलर को ऑब्जर्व कर लिया वो कपड़ा और रेड को रिफ्लेक्ट किया, जो हमको दिखेगा इस हिसाब से वो कपड़ा रेड कलर का। ठीक है, ऐसे ही सब कलर में होते हैं। और जो इंटरमीडिएट कलर होते हैं जो हमको दिखते हैं, जैसे लाइट पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, इंटरमीडिएट कलर्स। ठीक है, तो वो कैसे दिखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ मोर देन 1 कलर। और ये कलर वाला जो अच्छे से थोड़ा सा ड्राइंग वाले चैप्टर्स पढ़ते होंगे ना, प्राइमरी कलर एंड सेकेंडरी कलर, सभी कलर जो होते हैं सभी
जितने भी कलर्स हैं प्राइमरी 6-7 कलर से ही मिलकर बने हुए हैं ना, तो वैसे ही हमको सेकेंडरी कलर्स भी दिखते हैं। ठीक है, तो अगर हमको दिख रहा है तो इसमें कौन सी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है? सनलाइट। अंधेरे में हमको कोई चीज़ें उतनी अच्छे से नहीं दिखती है। ऐसा नहीं कि अंधेरे में नहीं दिखता है, दिखता है, ऑफकोर्स दिखता है, लेकिन वो हम उसका कलर आइडेंटिफिकेशन अंधेरे में नहीं कर सकते हैं, साथ ही हम उसका एक्यूरेट देख नहीं सकते। तो विज़न का प्रोसेस जो होता है, प्रॉपर विज़न कब होता है? सनलाइट के प्रेजेंट में होता है। तो ये भी कैसा प्रोसेस हो गया? फोटोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो किस में कंप्लीट हो रहा है? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसको हम कैसे रिएक्शंस बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। बात क्लियर? ठीक है, जैसे इसके 3 एग्जाम्पल हो गए। ओके, ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है इसके फैक्टर कि फोटोकेमिकल रिएक्शन की इम्पोर्टेंट क्या होती है। तो पहला चीज़, क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कि इंडिपेंडेंट होती है? मतलब अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या फास्ट होने लगेगा, या हम टेम्परेचर घटाएंगे तो स्लो होने लगेगा? ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ, नहीं होता ना। ऐसा रीज़न क्यों? क्योंकि सन का एनर्जी जो होता है वो हीट फॉर्म में भी तो होता है ना। अगर ज़्यादा धूप पड़ रही है मतलब गर्मी ज़्यादा होगी ना, तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस पर टेम्परेचर का ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते। किसी को इस पॉइंट में प्रॉब्लम है? इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट मतलब फ्री फ्रॉम टेम्परेचर। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। पहली पॉइंट क्लियर? ठीक है, दूसरा, अब तुम तीनों बता दो, तुम तीनों उसको कब से क्या बताया जा रहे हो? तुम और तुम क्या बता रहे हो? तुमको नहीं, क्या बता रहे हो? विशाल बताओ क्या बता रहे हो उसको? हाँ, मैं कब से देख रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ। अभी मैं बोल रही हूँ, सुन लो, उसके बाद फिर बोलना। ठीक है, इस क्लास में तो वैसे भी मैं बोलने के लिए मना नहीं करती ना, लेकिन जब तक मैं बोल रही हूँ सुन लो। हाँ, बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। अभी मैं भूल गई क्या बोल रही थी। ओके, हाँ, फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पॉइंट्स बात कर रहे थे। तो पहला पॉइंट हो गया टेम्परेचर का। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारे जो रिएक्टेंट है, एक मॉलिक्यूल को रिएक्ट करने के लिए कितने एनर्जी की ज़रूरत होती है? 1 फोटोन की एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो 1 मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 मॉलिक्यूल एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 फोटोन। ठीक है, तीसरी बात, अगर लाइट जो है वो ज़्यादा होगी तो रिएक्शन ज़्यादा होगा कि कम? ज़्यादा होगा ना। जितनी ज़्यादा सनलाइट होगी फोटोकेमिकल रिएक्शन उतने ज़्यादा होंगे। तो लाइट जो होता है जितना भी हाई होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा होता है। लाइट अगर बढ़ेगी, लाइट इंक्रीज करेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। बात क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं डेल्टा जी की। तो डेल्टा जी क्या है? गिव्स फ्री एनर्जी, जो ऑफ कोर्स क्या बनाता है? स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, और कोई रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो रहा है मतलब स्लो हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या? पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या सभी फोटोकेमिकल रिएक्शन फास्ट होते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं।
वो बहुत जल्दी नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन तो है नहीं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं, और नेगेटिव भी होती है, मतलब रिएक्शन क्या हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है। ये 4 प्रॉपर्टी है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन की। पहली प्रॉपर्टी कि वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, दूसरी प्रॉपर्टी कि एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करने के लिए 1 फोटोन एनर्जी कंज्यूम करता है, तीसरी कि जैसे ही हम लाइट बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, और चौथी प्रॉपर्टी डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब रिएक्शन स्लो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब रिएक्शन फास्ट हो सकता है, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टी है फोटोकेमिकल रिएक्शन की। अब हम इसको बोलते हैं एक चीज़ और, इफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन या फिर क्वांटम इफिशिएंसी। क्वांटम इफिशिएंसी, क्वांटम इफिशिएंसी जिसको हम फाई से दिखाते हैं, इस साइन को फाई बोलते हैं ना, क्वांटम इफिशिएंसी जिसको हम फाई से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये बराबर किसकी होती है, तो क्वांटम इफिशिएंसी बराबर होती है नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन नंबर्स ऑफ फोटोन। मतलब किसी केमिकल रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं एज वेल एज जितना फोटोन एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दोनों की जो वैल्यू का रेशियो होता है वही क्वांटम फ्रीक्वेंसी या क्वांटम इफिशिएंसी कहलाता है, फ्रीक्वेंसी नहीं सॉरी, क्वांटम इफिशिएंसी कहलाता है, ठीक है, इन दोनों का रेशियो। अब बताओ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती कि कम? हाँ, आपको पता होगा ना कि सन हमारे अर्थ पर ओनली 1 प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, ठीक है। मतलब अगर कोई रिएक्शन फोटोकेमिकल हो रहा है सन के प्रेजेंट में हो रहा है, मतलब वो कैसा होगा, हायर एनर्जी कंज्यूमर रिएक्शन होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है, क्योंकि सन ही हमारे प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो अगर कोई रिएक्शन सन की प्रेजेंट में हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, बाकी एनर्जी तो कन्वर्टेड फॉर्म ही होते हैं ना सोलर एनर्जी के, ठीक है। तो इतनी बातें हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा वैसा भी नहीं है, थोड़े से इसके पूछ सकते हैं, जैसे क्या इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ सकते हैं, या जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि चूज़ द इनकरेक्ट वन या चूज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट दिया फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना हो या एक करेक्ट, तो उसमें ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, तो होता है यूज़ इसका फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी का नाम ही फोटोग्राफ इसलिए है क्योंकि लाइट से जो ग्राफ बनता है उसी को हम फोटोग्राफ बोलते हैं। तो फोटोग्राफी में किसका यूज़ होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। आगे हम किसकी बात कर सकते हैं, फोटो प्रिंटिंग की बात कर सकते हैं। फोटो प्रिंटिंग में भी इंक प्रिंटिंग और फोटो प्रिंटिंग डिफरेंट होती है, ठीक है। तो फोटो प्रिंटिंग में जब सनलाइट के थ्रू हम कोई सब्सटेंस प्रिंट करते हैं तो उसको हम फोटो प्रिंटिंग कहते हैं, और फोटो प्रिंटिंग में भी सनलाइट का यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस हो सकता है, विज़न हो सकता है, ये भी तो यूज़ ही हुआ। तो फोटोसिंथेसिस और विज़न, और बहुत सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन में भी इसका काम लगता है। तो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, इनमें भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस का काम लगता है। बात क्लियर है? किसी को कुछ प्रॉब्लम इसमें फोटोकेमिकल रिएक्शन में? क्वेश्चंस का स्कोप क्लियर है ना, कहाँ से आएगा, सिर्फ इनके 4-5 पॉइंट से आ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज़ करो, और उसमें लिख सकता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से फोटोकेमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, तो वो आपका इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि पहले से ही जो चीज़ गर्म है उसको गर्म करके क्या फ़ायदा,
सेम थिंग ना, अगर सनलाइट पड़ रही है उस पर तो वो पहले से ही गर्म है ना, तो अब टेम्परेचर कितना भी बढ़ा हो क्या ही फर्क पड़ना है उस पर। ठीक है, बात क्लियर है? हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शन। फटाफट इसको नोट कर लो और थोड़े से 2-3 फॉर्मूले बच्चे उसको भी नोट कर लो, मैं समझा देती हूँ फॉर्मूले की क्वांटिटी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म। क्या वो कुछ पॉइंट में कंफ्यूजन है किसी को? ओके, एक और फैक्टर है टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज करते हैं तो उनका रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज करेगा? 2 टाइम या 3 टाइम। ठीक है, यही टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री इंक्रीज कर रहे हैं तो 2 टाइम या 3 टाइम उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा। और इसी जो रिलेशन है इसको हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहते हैं। KT मतलब पहला टेम्परेचर, मान लो पहला टेम्परेचर 30 डिग्री था, हमने इंक्रीज कर दिया 40, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करेगा? 2 टाइम और 3 टाइम। ठीक है, अब हमने ऐसा 2 और 3 2 बार क्यों लिखा है? ठीक है, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 2 है या टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू की वैल्यू 3 है। ठीक है, अगर 3 दिया है तो हम टेम्परेचर को रेट ऑफ रिएक्शन को कितने टाइम इंक्रीज करेंगे? 3 टाइम इंक्रीज करेंगे। और अगर 2 दिया है तो 2 टाइम इंक्रीज करेंगे। जब हमको कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया होगा तो हम टेम्परेचर को कितना मानेंगे? 25 डिग्री मानेंगे। मतलब ऐसा बोला कि रिएक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है 45 डिग्री, तो उसका रेट कितना इंक्रीज करेगा? तो पहला टेम्परेचर तो दिया नहीं कि कितने से इंक्रीज किया है, तो हम उसको हम मानेंगे 25 डिग्री। ठीक है, जब टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा, और जब म्यू की वैल्यू नहीं दी रहेगी तो हम उसको कितना मानेंगे? 2 मानेंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको लिखना है म्यू इक्वल्स टू 2, जितना 10 बार टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उतना 2 2 2 2 मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एक रिएक्शन का टेम्परेचर 10 से 50 हो रहा है तो रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज करेगा? तो 10 से 50 मतलब पहले 10 से होगा 20, रेट कांस्टेंट कितना इंक्रीज करेगा? 2 टाइम। ठीक है, फिर 20 से होगा 30, रेट कांस्टेंट कितने टाइम इंक्रीज करेगा? 2 टाइम। फिर 30 से होगा 40, रेट कांस्टेंट कितने टाइम इंक्रीज करेगा? 2 टाइम। और फिर 40 से होगा 50, रेट कांस्टेंट कितने टाइम इंक्रीज करेगा? 2 टाइम। तो 10 से 50 के बीच में कितने 2 आ गए? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4। ठीक है, अभी कितना होता है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, तो 16 टाइम जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी। ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है अर्नियस इक्वेशन। ठीक है, तो अर्नियस इक्वेशन के डायरेक्टली इसमें क्वेश्चन नहीं आते, बट थर्मोडायनेमिक्स में आएंगे अर्नियस के, तो इसीलिए मैंने इक्वेशन लिखा दिया है, बाकी डेरिवेशन उसमें है। ओके, तो यहाँ पर लॉग की ऑफ कोर्स क्या है? रेट कांस्टेंट। ए जो है ये अर्नियस का कांस्टेंट है। ठीक है, ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी 2.303, मतलब कि ln को लॉग में कन्वर्ट किया है। आर गैस कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर, और अगर 2 डिफरेंट टेम्परेचर हुए T1 और T2 तो हमारा अर्नियस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म। ठीक है, तो ये इक्वेशन को नोट कर लो। ज़्यादातर काइनेटिक्स में इस इक्वेशन से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट अगर बाई चांस कभी आ गए तो, नहीं तो थर्मोडायनेमिक्स में इसका पूरा डेरिवेशन करना है। ठीक है, तो हमको क्या इंपॉर्टेंट है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर आपको कोई बोल रहा है ना कि कोई एक रिएक्शन है जिसका टेम्परेचर 275 केल्विन से इंक्रीज कर रहा है 325, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना इंक्रीज करेगा? तो जितने 10 आएंगे बीच में, 275 से 285, 285 से 295, 295 से 305, 305 से 3015, 3015 से 3025, तो जितने आएंगे उतने 2 को आपस में मल्टीपल कर देना, तो 2 की पावर 6, उतना टाइम रेट कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। बात क्लियर है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी अर्नियस इक्वेशन से कोई क्वेश्चंस नहीं आते।
बट क्योंकि अभी था तो मैंने लिखा दिया, ठीक है। और इसका डेरिवेशन है थर्मोडायनेमिक्स में। बात क्लियर है? ओके, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया, सिर्फ इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है, ठीक है। तो कल आप लोगों को क्या काम करके आना है कि जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है सबको रिवाइज करके आना है, और क्वेश्चंस मैं नहीं लगवाऊंगी, मतलब मैं लगाऊंगी नहीं, आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये लिख लिया क्या? बैग पैक कर ले रहे हो तुरंत?